In last two videos, we have started the social issues section from the August monthly magazine of Vajiram and Ravi, and we are continuing with the social issues topic. And this video would be the third video in the line of social issues and most probably the last one, because अब हमारे पास 5 आर्टिकल्स रह गए हैं जिसको मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे और इसके बाद सोशल इश्यूज के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरे टॉपिक्स में जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली इन स्मॉलर वीडियोस विल फिनिश द ऑगस्ट मंथली मैगजीन एज इन अ वेरी गुड फ्लो, जिससे कि आपको भी बोर फील नहीं होगा अगर बहुत लंबी वीडियो रहती है तब, और यू विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड इन द टॉपिक बिकॉज आई ऑल्सो एग्री कि मंथली मैगजीन इज अ बिट बोरिंग टास्क, but it is an essential one for cracking both prelims as well as mains. So without much ado, let's get started. Welcome to Diplomacy of UPSC with a Future Diplomat. Our first topic in this video is anti-ragging laws and policies in India. So अभी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कुछ मंथ्स पहले, आई थिंक 2 मंथ्स पहले, जिसमें कि एक बहुत ही रेनाउड इंस्टीट्यूट जादवपुर यूनिवर्सिटी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर इंजीनियरिंग, और ये वेस्ट बंगाल में सबसे टॉप पर आता है. ठीक है, इंडिया में भी ये बहुत अच्छे रैंक को सिक्योर करता है. तो उसमें बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ डैट अ स्टूडेंट फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट ईयर, he has committed suicide or he has fallen down from a floor. So वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, उसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी किया और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है रैगिंग के ऊपर आज हम उसको डिस्कस करेंगे बिकॉज यही हमारे मैगजीन में दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द कोर्ट इन 2001 विश्व जागृति मिशन केस डिफाइंड रैगिंग. रैगिंग का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन मेंस हमें इसका ज़रूरत पड़ सकता है, सो आई मार्क इट एज इंट्रो. ठीक है, तो जब भी रैगिंग को आपको डिफाइन करना हो इन द मेंस एग्जामिनेशन इन द आंसर राइटिंग इटसेल्फ, ठीक है, सो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन. बाय स्टार्टिंग द आंसर विथ अ डेफिनेशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग. जितने भी टीचर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप आंसर्स से स्टार्ट करते हो टॉपिक के डेफिनेशन से, एक बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू उस आंसर में ऐड हो जाता है. सो रैगिंग इज डिफाइंड एज एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट, और वो डिसऑर्डरली कंडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स स्पोकन, रिटन और बाय एन एक्ट विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग annoyance, hardship, psychological harm, shame, embarrassment in a fresher or a junior student adversely affected by their physique or psyche. ठीक है, सो ये डेफिनेशन हुआ आपका रैगिंग का. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडल्जिंग इन रैगिंग. तो जो भी सीनियर्स, मोस्ट प्रोबेबली ये सीनियर्स ही होते हैं क्योंकि जूनियर्स कभी सीनियर्स से रैगिंग ले, आई थिंक इट्स अबाउट कम इंसिडेंसेस. मे बी हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट देर इज हाईली लेस प्रोबेबिलिटी. सो डिप्राइव ऑफ द सैडिस्टिक प्लेजर, दैट मीन्स कि कुछ सेकेंड से प्लेजर के लिए उनको जो सीनियर्स है दे शो ऑफ द पावर देर एट द जूनियर स्टूडेंट्स. दे ऑल्सो शो ऑफ their पावर और द अथॉरिटी और द superiority by the seniors over their juniors or freshers. So this is the causes of ragging. So what are the key guidelines of the Supreme Court on ragging? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that setting up of proctorial committee to prevent ragging internally address the complaints against the ragging. ठीक है, दैट द कॉलेजेस शुड सेट अप प्रोक्टोरियल कमिटीज जिससे कि रैगिंग रुक सके और इंटरनली एड्रेस हो रैगिंग का कंप्लेंट्स, बिकॉज पब्लिकली किसी भी चीज़ को करना इज नॉट ऑलवेज अ सॉल्यूशन. तो इंटरनली एड्रेस हो जाए तो घर की बात घर में ही रहेगी एंड द प्रॉब्लम विल ऑल्सो सेल्फ सॉल्व. ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था. बट इफ द रैगिंग बिकम्स अनमैनेजेबल एंड अमाउंट्स टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द सेम मे बी रिपोर्टेड टू द पुलिस. अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है then the matter should be handed over to the police and the police should register an FIR and do the further proceedings. So what are the UGC guidelines to prevent ragging?
तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे केस में ऐसा कहा दैट टू डील विद द इश्यू ऑफ रैगिंग एक कमिटी को अपॉइंट किया गया हेडेड बाय फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर.के. राघवन। ठीक है, उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी है। व्हाट आर दोस रिकमेंडेशन? ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वे सब्सिक्वेंटली फॉर्मलाइज्ड बाय द यूजीसी इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर यूनिवर्सिटी ऑन एंटी रैगिंग। सो यूजीसी ने ये गाइडलाइंस निकाला, बाय अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर.के. राघवन। और आर.के. राघवन कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस दिए और कुछ रिकमेंडेशन दिए और उसी को गाइडलाइंस के रूप में यूजीसी ने प्रेजेंट किया। ठीक है, ये गाइडलाइंस है, यू कैन रीड दिस, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव अ ओवरव्यू कि हाँ ये रैगिंग में आता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पता होगा क्या आता है क्या नहीं आता, बट यू कैन हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस। At an institutional level, the UGC requires university to declare its intent publicly to prevent the ragging and requires student to sign an underwriting that they will not engage in the anti-ragging activities. ठीक है, बट आप भी जानते हो इफ यू आर इन द कॉलेज कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑन पेपर होती है। आई वॉज ऑल्सो इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, बाय प्रोफेशन, बाय डिग्री आई एम एन इंजीनियर। सो मुझे ही पता है कि एंटी रैगिंग की जो डिपार्टमेंट होती है, जो कमेटी होती है, वो सिर्फ ऑन पेपर होती है। हमें भी एक अंडर राइटिंग साइन करना था, बट आज तक तो किए नहीं। तो यूजीसी रिक्वायर्स यूनिवर्सिटीज टू डिक्लेयर इट्स पब्लिकली इंटेंट पब्लिकली टू प्रिवेंट द रैगिंग। तो वो क्या यूनिवर्सिटीज एक्ट कर रही है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से रैगिंग को रोक सकती है, उनको पब्लिकली सबसे पहले डिक्लेयर करना है। The institution shall set up an appropriate committee, including the course in charge, student advisor, and this member. तो एक appropriate committee भी बैठाना है every year to report the ragging. ठीक है? And if found guilty by the anti-ragging activities, the UGC guidelines require any member of the committee to proceed with an FIR within the 24 hours. मतलब कि if a committee has been appointed और कमेटी ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया एंड इट फाउंड दैट यस रैगिंग हैज टेकन प्लेस एंड दीज मेनी पीपल्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन रैगिंग। नाउ व्हाट शुड बी द फर्दर सेट ऑफ एक्शन? दैट एनी मेंबर ऑफ द कमिटी शुड लॉज एन FIR विद इन द नेक्स्ट 24 hours ऑफ रिसीविंग सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कमिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ सो व्हाट आर द लॉज टू प्रिवेंट रैगिंग इन इंडिया? Look, ragging is not a specific offense, but it could be penalized under several legal provisions under the Indian Penal Code. ठीक है, तो एज सच रैगिंग का कुछ प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ है, बट रैगिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, तो इसलिए इसको आईपीसी की धारा में इससे अंदर प्रावधान है और उसके अंदर में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, an offense of wrongful resistant is criminalized under the section of इतना and इतना of fine of इतना। so आप ये read कर सकते हो, not important। section 340 criminalizes, I also don't think that this is important। ठीक है, if you want you can read this। several states have their special laws for anti ragging। जैसे केरला का खुद का लॉ है, the Kerala Prohibition of Ragging Act 1998। इस लॉ में क्या है? that it provides for the suspension, dismissal of the student accused of ragging, mandatorily requires the college administration to inform the nearest police station. If an educational institution fails to do so, it would be declared as deemed abetment to commit of this offense। ठीक है, तो इसमें जो है सस्पेंशन होगा स्टूडेंट का, whoever is involved in the process of ragging, in the activities of ragging, डिसमिसल भी हो सकता है स्टूडेंट का, और जो भी एक्यूज है रैगिंग में तो उससे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करानी है। और अगर ये नहीं कॉलेज अपनी कंप्लेन को दर्ज करा पाए, इट वुड बी डीम्ड अबेटमेंट टू द कमिटमेंट ऑफ दिस ऑफेंस। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वे अहेड? तो द फर्स्ट थिंग इज टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज। लुक, कॉलेज में नंबर ऑफ अथॉरिटीज होती है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आई वुड से कि अपना काम सही ढंग से नहीं करती है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है टू टेक द चार्ज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो नहीं लेती है। सो द फर्स्ट थिंग शुड बी फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज। ठीक है,
ऑल्सो एंटी रैगिन लॉज सेपरेट होने चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा टीथ होना चाहिए. दैट मीन्स दैट शुड बी स्पेसिफिक, है ना. मतलब एंटी रैगिन लॉ जो होता है स्पेसिफिक होना चाहिए और उसमें पनिशमेंट जो होना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी स्ट्रिक्ट. कि दो चार एग्जाम्पल से, दो चार केसेस से दैट शुड सेट एन एग्जाम्पल और वो फर्दर कंटिन्यूएशन में ना आए. और ये दोनों होना चाहिए सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी. कंडक्टिंग अ रेगुलर कैंपस चेक हमेशा कॉलेज का होते रहना चाहिए. बिल्डिंग एक्सरसाइज, अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया ना जाना चाहिए जब भी फ्रेशर्स न्यू कॉलेज में एंटर करते हैं हर एक साल उनके साथ. एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेशन. ठीक है. सो दीज आर द वे हेड. यू कैन कोट दिस एंटायर थिंग इन द एंटी रैगिंग एक्टिविटीज. नाउ फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट. तो आपने लास्ट ईयर अगर करंट अफेयर्स फॉलो किया था तो आपको पता होगा दैट WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसका सेटअप किया गया था इंडिया में एंड दैट वाज इन द गांधीनगर ऑफ गुजरात. नहीं पता है तो इस आर्टिकल में दिया हुआ है, विल सी इट. ठीक है. उस प्लेटफॉर्म पर इंडिया is hosting the first global summit in the aim to identify the areas in collaboration with the traditional medicines. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो अपनी अपनी कंट्री की अपनी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना जिससे कुछ कोलैबोरेशंस हो सके दोनों सारे कंट्रीज के बीच में. सो इसके लिए फर्स्ट ग्लोबल समिट इंडिया में होस्ट किया गया एंड दिस समिट वाज होस्टेड अलोंगसाइड विद द G20 का मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द हेल्थ ट्रैक इन गांधीनगर गुजरात. इस मीटिंग को को-होस्ट किया गया था बाय WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर. ऑल्दो द G20 हैज बीन कंप्लीटेड बट ये आपको अगस्त मंथ का मैगजीन है एंड अगस्त मंथ का मतलब इसका करंट अफेयर जुलाई का है तो उस समय तो भाई नहीं हुआ था G20. इसी के लिए मिनिस्टेरियल मीटिंग का ही बात किया जा रहा है. ठीक है. सो ये जो मीटिंग हुआ था ये ग्लोबल समिट का एक डिक्लेरेशन आया था. G20 का भी बहुत ही सक्सेसफुल दिल्ली डिक्लेरेशन भी निकल चुका है और गांधीनगर डिक्लेरेशन भी आया था इस ग्लोबल समिट का. ठीक है. दैट मीन्स दिस समिट वाज अ सक्सेसफुल समिट. उसका कुछ ना कुछ आउटकम तो निकल के आया है बट अगर किसी चीज का आउटकम नहीं निकल के आता है दैट मीन्स आप समझ लो कि कुछ कमियां रह गई थी उस इवेंट में. ठीक है. सो की हाईलाइट्स क्या थी उस समिट की. तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाना है ट्रेडिशनल मेडिसिन का. डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर द G20 का फ्रेमवर्क. So this platform will foster an international collaboration by various countries and they'll share their best practices seamlessly to integrate their traditional medicines. Means a country of China, India, Russia, USA and several other countries will come together on a platform and they'll share their ideas on traditional medicines. कि हमारा एंशिएंट रूप से प्राचीन रूप से ये ट्रेडिशनल मेडिसिन रहा है हम इसको ऐसे बनाते हैं एंड वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाना उसका ये की हाईलाइट है की एम है. ठीक है. इंक्रीज रोल ऑफ WHO सेंटर. द WHO सेंटर विल नॉट ओनली स्टडी द ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो कोलैबोरेट विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट. कोलैबोरेशन भी होना चाहिए टू स्टडी एंड जनरेट द एविडेंस अबाउट देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही नहीं करना है WHO को बट ऑल्सो दे हैव टू कोलैबोरेट विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट टू स्टडी एंड जनरेट द एविडेंस. ओके. सो व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय द WHO डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस व्हाटएवर इज द नेम. सो उन्होंने क्या बोला कुल मिलाकर के आप ये पूरा समिट में ही क्या निकल कर के आया बिकॉज WHO के जो सेक्रेटरी है जनरल है डायरेक्टर जनरल इफ ही इज सेइंग समथिंग दैट आल्सो कम्स एज अ कंक्लूजन ऑफ द समिट. ठीक है. कंक्लूजन और यू कैन से हाईलाइट ऑफ द समिट. तो हमें ये भी हम डायरेक्टली कोट कर सकते हैं इन द आंसर राइटिंग. ही ऑल्सो हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड integrative medicines are especially important for preventing and treating non-communicable diseases. जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनको ट्रीट करने में ये सारे मेडिसिन जो हैं ये हेल्प करते हैं एंड दे आर हेल्पफुल फॉर मेंटल हेल्थ एंड हेल्दी एजिंग. सी इन आवर फैमिली ऑल्सो और इन आवर इंडियन सोसाइटी भारतीय सभ्यता में हम लोग ये फैमिलीज में आपस में बात करते हैं
that if the modern medicines is not treating a problem for permanent basis, गो टू होम्योपैथी और गो टू आयुर्वेदिक, है ना। सो इन सारी चीज़ों पे भारतीय सभ्यता में भी, भारतीय कल्चर में भी ये बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि अगर आपको एलोपैथी से किसी भी बीमारी का निजात नहीं मिल पा रहा है, गो फॉर दैट। सो यही चीज़ हम देख सकते हैं डैट जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है वो परमानेंट सॉल्यूशन देती हैं। और यहाँ पर WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो बोल रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी ट्रीट करने में हेल्प करती है। सो यू कैन राइट बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स। रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन फाइंडिंग मॉडर्न ड्रग्स। एस्प्रिन होता है वो बार्थ ऑफ वुलन ट्री से फाइंड होता है। चाइल्डहुड कैंसर ड्रग मैजाजापिन पॉइंट से होता है। कार्डियोवैस्कुलर एंड हाइपरटेंशन ड्रग फ्रॉम हॉथरॉन एंड फॉक्सग्लव से उसको पाया जाता है। आर्टेमिसिनिन फ्रॉम स्वेट वॉर्मवुड। सो अगर आपको ये याद रहे, इसका प्रोबेबिलिटी है दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि एस्पिरिन कौन से ट्री से फाइंड होता है। सो अगर आपको ये याद रहे सो इट्स बेटर, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 3 रिकमेंडेशन फॉर द कंट्रीज। ऑल द कंट्रीज शुड कमिट कि वो एग्जामिन करे हाउ बेस्ट टू इंटीग्रेट द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इनटू द नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल कंट्रीज शुड कमिट कि वो एग्जामिन कर सके कि कैसे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन, दे शुड इंटीग्रेट दिस on a common platform into their national healthcare system. The country should also identify evidence-based and actionable recommendation that can inform the next WHO traditional medicine global strategy. ठीक है, unlock the power of traditional medicines through science. That means what is science? Science is anything that has proof, but traditional मेडिसिन जो होती हैं उसका एक लिमिटेशंस होता है दैट इन सर्टेन ट्रेडिशनल मेडिसिन देयर इज नो रिटन लिटरेचर। ऑल द डायनामिक्स ऑफ दोज ट्रेडिशनल मेडिसिन इज ट्रांसफर्ड ओरली फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, सो देयर इज नो प्रूफ। ठीक है, तो एक बार वो प्रूफ आ जाएगा सो उसके जो पावर है वो भी अनलॉक हो जाएंगे। सो अनलॉकिंग द पावर of traditional medicines through science, that is the one of the recommendation for the countries. ठीक है, now what is traditional medicines? Traditional medicines is defined by WHO as the sum of the knowledge and the skills practices based on the theories, beliefs, experiences indigenous to different cultures. That is the definition of traditional medicines. You can quote this in answer writing as introduction. ठीक है, नाउ मतलब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन इज द सम टोटल ऑफ नॉलेज, जो भी एक जनरेशन के पास नॉलेज है, एज वेल एज देयर स्किल्स, एज वेल एज देयर प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन देयर थ्योरीज। कुछ रिटर्न भी हो सकता है लिटरेचर के फॉर्म में, they can also be in the form of some beliefs, experiences जो कि इंडिजिनस हो सकती है डिफरेंट कल्चर्स को। मीन्स अ कल्चर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल ऑफ इंडिया कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ द साउथ इंडियन पीपल। ठीक है, तो वो सब का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। एंड दीज स्किल्स आर यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एज वेल एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, इम्प्रूवमेंट, treatment of physical and mental illness. Some of the traditional medicine systems are supported by huge volume of literature. बहुत सारे तो मेडिकल सिस्टम जो ट्रेडिशनली आ रहे हैं उसमें लिटरेचर के फॉर्म में सारा चीज रिकॉर्डेड है। ठीक है, थियोरेटिकल कंसेप्ट भी रिकॉर्डेड है, प्रैक्टिकल स्किल्स भी रिकॉर्डेड है, बट कुछ ऐसे होते हैं दैट द नॉलेज इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्बल टीचिंग। ठीक है, एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंक्लूड दोज ऑफ चाइना, इंडिया एब्सोल्युटली, एंड अफ्रीका। नाउ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द ट्रेडिशनल मेडिसिन। इंडिया हैज बीन नोन टू अ रिच रिपोजिटरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, है ना। ये हम लोग ऐतिहासिक रूप से देख सकते हैं
कि इंडिया इज अ रिच रिपोजिटरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जो हमारा 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड एक और है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, तो उसमें से जो अथर्ववेद है वो आपका मेडिसिन पे ही है, ठीक है। सो हिस्टोरिकली एंशियंट वेज में भी हम देख सकते हैं कि इंडिया वॉज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ द मेडिकल साइंस, ठीक है। द फॉरेस्ट इन इंडिया इज द प्रिंसिपल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. About 8,000 herbal remedies has been codified in the Ayush system of India. Ayurveda, Unani, Siddha, 4 tribal medicines are the major system of indigenous medicine in India. ठीक है. So what are the opportunities in the Ayush sector? The country has witnessed unprecedented growth in the production of Ayush medicines from last few years. जैसे 2014 से लेकर के 2023 तक. That in 2023 the sector was having the द फाइनेंस ऑफ $3 बिलियन, वो ग्रो होकर $18 बिलियन में आया है एंड इट इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट $24 बिलियन. मतलब आप देख लो सिर्फ 9 ईयर्स के गैप में 3 से 24 पे आया, दैट मीन्स 8x जंप हुआ है, ठीक है, सिर्फ 9 ईयर्स में. सो बहुत ही गवर्नमेंट भी है इसको पुश कर रही है एंड इसमें ग्रोथ भी मिल रहा है एंड एब्सोल्युटली इसका रिजल्ट होगा तभी ग्रोथ होगा, बिकॉज फॉल्स चीजें कब तक आप पे टिकेंगे. तो ये सारा है एंड यू कैन ऑल्सो कोट इट इन आंसर राइटिंग. प्रेजेंटली इंडिया में 7,000 आयुष बेस्ड हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स हैं एंड दे आर ऑपरेशनल इन इंडिया. Also, there is immense possibility of investment and innovation in the supply chain management, Ayush-based diagnostic tools and telemedicines. And these are the opportunities. What are the steps taken by India to promote Ayush? The first one is National Ayush Mission. This was launched by the Department of Ayush by Ministries of Health and Family Welfare. And they have launched National Ayush Mission during the 12th plan. What was the basic objective? The objective was that to promote Ayush medicine system, ठीक है, Ayush medical system through cost effective Ayush services, strengthening of educational systems. Look, the advantage that these Ayush or the traditional medicines in India was that कि अगर आपको किसी भी बीमारी का if the cost of the allopathic medicines was say ₹1,000, ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये देखा गया था आज से कुछ समय पहले दैट द कॉस्ट वुड हैव बीन अराउंड 100 to 150 अप्रोक्सीमेटली. सो ये अराउंड 10 टाइम्स कम था. सो इट वाज एन एडवांटेज दैट द ट्रेडिशनल मेडिसिन इज कॉस्ट इफेक्टिव टू द पुअर पीपल. बट नाउ एक ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है एंड दिस एडवांटेज हैज बीन टर्न्ड इनटू डिसएडवांटेज दैट जो ₹1,000 अगर आपका एलोपैथी में खर्चा होगा तो फिर सेम आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी आप जाओगे तो 800 to 1,000 आपका लग जाता है एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस. सो ये आपका एडवांटेज जो था नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड स्लोली इनटू अ डिसएडवांटेज थिंग एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग दैट द आयुष मेडिकल सिस्टम शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, दैट द आयुष सर्विसेज शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम सो एज टू प्रमोट द आयुष सिस्टम टू अ लॉन्ग जर्नी. The second aim is to promote and facilitate the enforcement of quality of Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy drugs. आप जानते हो AYUS stand for Ayurveda, Y for Yoga, U for Unani, S for Siddha and H for Homeopathy. But योगा आपका एक तरह से एक्सरसाइज है एंड द अदर 4 आर ड्रग्स. तो इसमें जो क्वालिटी कंसर्न्स है उसको रेस करना, उसको सही करना एंड इन्फोर्समेंट करना क्वालिटी कंट्रोल को, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ASUH रॉ मटेरियल. नाउ एक न्यू मिनिस्ट्रीज भी फॉर्म किया गया था 2014 में फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष टू अ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. सो ये भी आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन है और स्टेप्स है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स आयुष. न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष आहार हैज बीन लॉन्च्ड बाय FSSAI और ये हर्बल न्यूट्रियल सप्लीमेंट्स के प्रोड्यूसर के रूप में हेल्प करता है. आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी सेटअप किया गया था जिससे कि आयुष के प्रोडक्ट्स को हम लोग इंकरेज कर सके फॉर एक्सपोर्ट टू फाइंड द फॉरेन मार्केट. आज से समय पर द फॉरेन मार्केट स्पेशली द वेस्टर्न इकोनॉमी सच एज
such as the Europe or the America, Canada, these countries are finding ways कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प गेन कर रही है थ्रू दी ट्रेडिशनल मेडिसिन बिकॉज दे हैव फेड अप विद द मॉडर्न मेडिसिन सच एज द एलोपैथी, है ना. सो उस जगह पर इंडिया कैन फाइंड अ मार्केट, उस वहां पर इंडिया को मार्केट मिल सकता है. उसी के प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैज बीन सेटअप टू इंकरेज द एक्सपोर्ट एंड फाइंड द फॉरेन मार्केट. ठीक है. द गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ आयुष पार्क, और ये आयुष पार्क ये आपके एक तरह से एक चेन होगा और एक नेटवर्क होगा टू इंकरेज द रिसर्च एंड प्रोवाइड अ न्यू डायरेक्शन टू आयुष मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. इंक्यूबेशन सेंटर्स को डेवलप किया जा रहा है बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. और इससे आपका क्या होगा कि एक स्टार्टअप कल्चर डेवलप होगा इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. नाउ GTCM जो लास्ट ईयर आपका इनॉग्रेट किया गया था इन द गांधीनगर गुजरात, उसके बारे में कुछ है, हम उससे पढ़ लेते हैं. Now I think it's visible. GTCM is a knowledge center for traditional medicine और ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल आउटपुट सेंटर है फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन. ये सॉरी अपॉलॉजीज, ये गांधीनगर नहीं था, इट वॉज जामनगर गुजरात. ठीक है. एज एन लीड इन्वेस्टर इन द WHO GCTM, इंडिया हैज कमिटेड टू एस्टिमेट ऑफ अबाउट इतना, नॉट इम्पॉर्टेंट ये आपका फिगर, टू सपोर्ट द सेंटर्स एस्टेब्लिशमेंट इंफ्रा एंड ऑपरेशंस. तो इंडिया इसमें एक तरह से इन्वेस्टर भी है इस GCTM में. क्लियर. और इंडिया हैज कमिटेड for the establishment, infra and operation of this center. So what are the goals of GCTM? They have 5 goals. The aim is to create a database for traditional knowledge system using technology. Technology development से हमें database को create कर सके for the traditional knowledge system. It will also create an international standard for testing and certification of traditional medicines so that these medicines, द कॉन्फिडेंस इन दिस मेडिसिन इम्प्रूव. ठीक है. तो एक और आपका इश्यूज आ जाता है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अबाउट द क्वालिटी, दैट हाउ गुड द क्वालिटी इज. सो देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम जिससे कि एक आपका सर्टिफिकेशन मिल सके टू दिस मेडिसिन, जिससे कि जो ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, कॉन्फिडेंस ऑन दिस मेडिसिन शुड बी इम्प्रूव्ड. GCTM should also evolve as a platform for the global expert of traditional medicine to come together and share their experiences. क्लियर. GCTM शुड मोबिलाइज द फंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर भी आपका पैसा नहीं है वहां पे आपका हाथ रुक जाता है. सो फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बिकॉज आपका बहुत ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स नहीं मिलता है, बिकॉज आज के समय पे हो सकता हो, बट कस्टमर्स जो हैं अभी के भी टाइम पे बहुत ही लिमिटेड है. दे प्रेफर टू गो इन अ शॉर्टकट वे rather than going in the long way. तो जब आपके कस्टमर्स दे आर शॉर्ट दो, सो उस कंडीशन में जो फिनेंसेस है वो भी रुक जाती है. सो GCTM शुड ऑल्सो मोबिलाइज फंडिंग फॉर रिसर्च. GCTM शुड ऑल्सो डेवलप प्रोटोकॉल फॉर होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस. जैसे आपका पतंजलि का जो सेंटर है, आयुर्वेदिक सेंटर इन हरिद्वार, वहां पर आपका ट्रीटमेंट भी होता है डिजीजेस का, वो आपका योगा सेंटर भी है और सब कुछ है. तो GCTM not on the similar lines but should also develop certain protocols for the holistic treatment of the specific diseases जिससे कि पेशेंट बेनिफिट ले सके बोथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन का. ठीक है. क्लियर. नाउ रिकॉग्निशन ऑफ ब्रांड इक्विवेलेंस to qualification obtained from foreign educational institution regulation 2023. इसमें से जो UGC है they have placed a draft guidelines. ठीक है. तो we would not study this articles सबसे पहले because it is a draft, it is not a final conclusion. Second, the topic is also not very important, but फिर भी इसमें दिया हुआ है, you can read it from your side, but I do not find this very important and cost effective. क्योंकि questions आने नहीं है और अभी ये draft stage पे है. So जब ये formalize होगा और इसमें कुछ important points आएंगे, then we can study, else we can leave this.
नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक रिलीज किया है ऑन द जेंडर स्टीरियोटाइप्स. Supreme Court has launched a handbook that contains a glossary of gender unjust systems and suggests alternative words and phrases that may be used. It is a 30-page book handout combating the gender stereotypes, and it has the aim to free the judiciary and legal community from mechanical application of gender stereotypical language in judgments, order, and court pleadings. See, the 30-page handbook that is been released by the Supreme Court of India, it has the aim to free the judiciary and the legal community, that means the judges, the Bar Council of India, the courts, from the mechanical application of gender stereotypes, that means women, for specific condition, very specific words को यूज किया जाता है फॉर वुमेन एंड दे आर नॉट वेरी प्रॉपर. उससे जो डिग्निटी होता है वुमेन का उसको भी एक तरह से हार्म पहुंचता है. ये रिफ्लेक्ट होता है कोर्ट से जजमेंट में बाय द लैंग्वेज दैट द लॉयर्स यूज इन द कोर्ट, द जजेस यूज इन द कोर्ट. ये 30 पेजेस का जो हैंड आउट है इट विल कॉम्बैट द जेंडर स्टीरियोटाइप्स. क्लियर? द सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक एम्स टू असिस्ट द जजेस. It will also assist the judges as well as the legal community in identifying, understanding, and combating the stereotypes about women. The handbook identifies common stereotypical words and phrases about the women, and many of them recently found in the judgment. Look, the Supreme Court of India is also not free from this stereotyping, and due to this, the 30-page handbook has been released, and this was visible in some of the cases. You can read it by yourself. The handbook flags some of the stereotype promoting language and suggests an alternative word as preferred, such as for the word of instead of using some words such as seductress or a whore or women of loose morals. ये this type of words एक women की dignity को काफी ज्यादा low कर देता है. And instead of using these words, the handbook says to use the word of women as a common word. Clear? Also, the words such as hooker or prostitute, ये सारे words से use करने की जगह पर there should be a word as neutral as a sex worker in place of prostitute and hooker. Also, the word housewives has been replaced by housemaker, because now not the sole work of a woman is to be a housewife. They are also in the same lines to get an employment in the society and work for their family, work for herself. Now the work of the house is not only entitled for the wife, it is also entitled to husband. So what if the woman is working and the husband is doing the course of house? It should be house husband. बट हाउस हस्बैंड नाम का कोई अभी तक वर्ड डिस्कवर नहीं हुआ है. एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड हाउस वाइफ, नाउ द वर्ड इज अ होम मेकर. सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रेक द फॉल एजम्पशन. ठीक है, कि घर का जो काम है वो सिर्फ वाइफ करेगी, इसलिए उसको हाउस वाइफ ही बोला जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट ये एक स्टीरियोटाइप है, फॉल्स एजम्पशन है, उसको भी ब्रेक किया जा रहा है. सम ऑफ द अदर फॉल्स एजम्पशन आर दैट women are overly emotional. ये एक ऐसा assumption है that if you are crying, don't behave like a woman, don't behave like a girl. It is said to a man or a boy in his early days. ठीक है, women is observed to be illogical and they are ऐसा उनको मान लिया जाता है that they cannot take the decision. But the reality that a person's gender does not determine or influence their capacity of rational thought. Absolutely. कि अगर आपका सोच आपके जेंडर आपके किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रेशनल थॉट. दिस हैंडबुक ऑल्सो रेफर्स टू assumption मेड अबाउट अ women's character based on their expressive choices such as the clothes she wears and her sexual history. ठीक है, सो बहुत बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए इंडिया में जिसमें कि इफ अ वुमेन हैज बीन रेप्ड एंड शी वाज कमिंग आउट ऑफ अ पार्टी, सो बोला जाता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग जस्टिस टू द वुमेन,
बहुत बार ये कमेंट किया जाता है कि आप इतनी रात में बाहर ही क्यों गई. So this is something ki now the question is, instead of providing justice to the women, the question is raised on the dignity of the women, on the character of the women, just because of her expressive choices that she was going at party at night and she was wearing a certain type of clothes. So ये सारी चीज़ों को भी, ये सारे assumption को भी दूर करने के लिए इस हैंडबुक को रिलीज किया गया है. Such assumption may impact the judicial assessment of their actions and statement in case of having sexual violence. ठीक है. For instance, diminishing the importance of consent in sexual relationship. So what is important? Why is it important for the judges to use the right words? लो, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं गवर्नमेंट में, सच एज आपके लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गया, या फिर आपका जुडिशरी हो गया. These three organs of the government have their responsibility to carry the society forward, and not forward in terms of the time but also in terms of thinking. सोसाइटी को एक सर्टेन लेवल से ग्रो होकर आगे की ओर बढ़ना है. एंड दिस बैगेज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शोल्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. सो जजेस के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टू यूज द राइट वर्ड्स, because the language of the judge does not only reflect their interpretation of the laws, but it also represents their perception of society as well. Clear? When we use even when the use of stereotypes does not alter with the outcome of the case, stereotypical language may enforce the ideas contrary to our constitutional ethos. एब्सोल्युटली आपका डायरेक्टली कुछ इम्प्लीकेशंस नहीं होगा अगर आप स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स यूज करते हो, बट एक मोरल सपोर्ट या फिर एक मोरल कॉन्शियसनेस तो डेवलप होगा ही अबाउट कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस क्या है, एथिक्स क्या है. ठीक है. वर्ड्स ट्रांसमिट द अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ अ लॉ मेकर और द जज ऑफ द नेशन. सो जिस भी तरीके के हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो हमारे इंटेंशन को ही दर्शाते हैं, और ये जाहिर होता है. दैट इज वाई इन राइट्स वर्ड्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. एंड दिस पैराग्राफ you can also quote it in answer writing, and I have marked it. Now I think this is the last topic of this social issues section. This is National Social Assistance Program, and हम जैसे कि इस आर्टिकल में जाएंगे, you can see that we can also use this in GS paper 4 as a case study. This is the introduction. This paragraph you can quote it in the answer writing. Why? Ministry of Rural Development has diverted funds from the National Social Assistance Program (NSAP) for publicizing some of the other streams. This was highlighted by the Controller and Auditor General's audit report from 2017-18 to 2021. So what is the case? That CAG का जो audit report आता है, it has highlighted an issue that the funds for the NSAP was diverted from these streams to publicizing some of the other streams in hoardings or in ads. So this was the whole issue कि एक स्ट्रीम्स का फंड जो स्ट्रीम में यूज होना चाहिए, जो जनता की सेवा में यूज होना चाहिए, वो इसको डाइवर्ट करके सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी में यूज किया गया फॉर द अदर स्ट्रीम्स. दिस इज द केस, एंड दिस केस यू कैन यूज इट इन जीएस पेपर 4 का आंसर राइटिंग में. ठीक है. सो व्हाट इज द सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट सेज? ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. सोशल इश्यूज में एनएसएपी का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 4 में ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है. ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलता है? इट डजंट बॉदर्स टू अस एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड. ठीक है. MORD in 2070 decided to campaign through its hoarding for giving publicity to all streams. फंडिंग बोला गया कि NH नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से लाया जाएगा. ठीक है. बट however the audit observed that the funds were actually incurred from the social security welfare scheme NSAP. ठीक है. तो ऐसा बोला गया था कि जो भी कैंपेन लॉन्च किया जाएगा उसका जो फंडिंग आएगा वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से आएगा. बट दिस वाजंट द केस. द फंड्स दैट वाज यूज्ड फॉर दिस कैंपेनिंग
was taken from NSAP as we have read it in the introduction. Hence, planned IC, that is information, education and communication activities under NSAP was not undertaken as envisaged funds of Athena and were diverted for the campaign in respect of other streams of the ministry. This was the case. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज सेड दैट ये जो मैटर है जिसमें कि फंड्स डाइवर्ट करके पब्लिसाइजिंग और पब्लिसिटी करने में यूज किया गया, इसको वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहे हैं. और ये सर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, बट सीएजी की रिपोर्ट में इसको भी इशू देखा गया है कि राजस्थान में भी सिमिलर केस है, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, गोवा में, बिहार में, इन सारे जगह पर भी सिमिलर केसेस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड फॉर द पब्लिसिटी ऑफ अदर स्ट्रीम्स के केसेस को रजिस्टर किए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में जो NFBS के जो फंड्स हैं दैट वाज डाइवर्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू LIC फॉर द BPL एंड आशा कार्ड होल्डर्स. सो उसमें भी जो फंड्स का डाइवर्जन था उसको ऑब्जर्व किया गया. एंड यू कैन यूज दिस पॉइंट इन फॉर कोटिंग एन एग्जाम्पल कि राजस्थान में भी सिमिलर टाइप का ऐसा केस हुआ था. ठीक है, नाउ हम आते हैं अपने सोशल इश्यूज के टॉपिक पर, दैट इज NSAP. सो ये प्रोग्राम जैसे कि अभी इसमें कुछ मिस हैपनिंग्स हुई है, सो ये न्यूज़ में है, ऑल्दो ये बहुत पुराना है बट इम्पॉर्टेंट है. सो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1995 में एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ MORD. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस जो BPL परिवार होते हैं उनके लिए, फॉर द एल्डरली, फॉर द विडोज, for the person with disability, wayward family on the death of the primary breadwinner in the form of social pension. ठीक है, तो ये इन सारे लोगों को पेंशन देते या फिर बेनिफिशियरी हो गए. It represents a significant steps toward the fulfillment of the DPSP of Article 41. And what is Article 41? Article 41 ये कहता है that the state, that means the government or the institution, should provide public assistance to the citizen in case of unemployment. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो, या फिर ओल्ड एज है तब, या फिर सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी. दैट मीन्स इसका जो लिमिट है वो जो गवर्नमेंट है खुद से डिटरमाइन कर सकती है. एंड इफ दे आर फाइनेंशियली केपेबल दे कैन प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू दिस पीपल ऑन दिस ग्राउंड्स. क्लियर? इसीलिए ये DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है. एंड you know that DPSP is not enforceable in courts, in Supreme Court and High Court. ये अगर आपको कल को अगर गवर्नमेंट के पास इनफ फाइनेंसेस हो जाए दे कैन कन्वर्ट इट इनटू अ फंडामेंटल राइट, बट एज सच अभी के टाइम पे DPSP नहीं होते हैं जब तक वो DPSP है. वंस दे आर कन्वर्टेड टू फंडामेंटल राइट दे आर इन्फोर्सेबल अंडर द लॉ. क्लियर? सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NSAP? एट इट्स इंस्पेक्शन NSAP में 3 कंपोनेंट्स है, जैसे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम. ठीक है, बट जो NMBS नेशनल मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम है उसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे. बट एट प्रेजेंट टोटल आपके 5 स्कीम्स आते हैं जो NSAP के अंडर में है. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल बेनिफिट फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा योजना. ठीक है, सो आपके 3 तो इंदिरा गांधी के स्कीम्स हो गए और 2 आपके अदर स्कीम्स हो गए, टोटल ये 5. नाउ यू कैन सेल्फ जस्टिफाई कि आपको स्कीम्स में एक ही नाम को इतना ज़्यादा कोट करने का क्या ज़रूरत था. ठीक है, इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स, हम और भी कुछ नाम पर कोट कर सकते थे स्कीम का नाम, बट ये विजडम है, जैसा सही लगे. सो व्हाट वाज द परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये सारे जो स्कीम्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको देख लेते हैं एक एक करके. ठीक है, नाउ दिस सिस्टम ओल्ड एज पेंशन स्कीम. ओल्ड एज पेंशन स्कीम में जो एज लिमिट है दैट इज 60 years. ऑल्सो द पेंशन दैट द ओल्ड पर्सन विड रिसीव इज ₹200 per month. फॉर द पर्सन बिटवीन 60 to 79 years, मतलब 60 से 79 ईयर्स के ओल्ड एज पर्सन को ₹200 मिला करेंगे पर मंथ. एंड वंस द ओल्ड एज इज क्रॉस्ड
तो 800 रुपये मिला कर फॉर 80 ईयर्स अगर किसी ओल्ड एज पर्सन का हो जाता है तो उनको ₹500 मिलेंगे। ठीक है, मतलब 60 से लेकर के 79 ईयर्स तक आपके ₹200 और 80 ईयर्स के अबव में हो गया देन ₹500। दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नाउ इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इन दिस द एलिजिबल एज इज 40 ईयर्स और जो पेंशन का अमाउंट है दैट इज ₹300 पर मंथ। क्लियर? एंड आफ्टर द एज ऑफ 80 ईयर्स जो आपका पेंशन का अमाउंट है दैट इज इंक्रीज टू ₹500। दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। नाउ इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम फॉर द पर्सन्स हु आर डिसेबल, एलिजिबल एज इज 18 ईयर्स बट जो डिसेबिलिटी लेवल है दैट हैज टू बी अबव 80% एंड द dwarf दैट मीन्स द पर्सन हु कैन नॉट लिसन दे आर ऑल्सो एलिजिबल। इसमें जो पेंशन का अमाउंट है दैट इज ₹300 पर मंथ एंड अबव 80 ईयर्स के एज पे ₹500 पर मंथ। NFBS दैट इज नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इसमें ₹20,000 दिया जाता है एज ए लमसम असिस्टेंस, जिसमें कि अगर किसी फैमिली के ब्रेड अर्नर का डेथ हो गया है तो उसमें लमसम अमाउंट दिया जाता है दैट इज ₹20,000 फॉर दैट फैमिली एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम एज द नेम सजेस्ट, अन्नपूर्णा मतलब फूड ग्रेन से बात हो रहा है। सो 10 kgs ऑफ फूड ग्रेन इज गिवन पर मंथ per beneficiary. The scheme provides a food security for persons who are eligible, old person who are not covered by Indira Gandhi National Old Pension Scheme. उनको फिर ये अगर इस स्कीम में if they are not covered old pension scheme में तो फिर उनको पैसे की जगह पर 10 kg of food grains दिया जाएगा per month to per beneficiary. That is about the अन्नपूर्णा scheme. अगर आप देखो तो ये स्कीम्स का आई थिंक दीज स्कीम्स नीड अ रीलुक बिकॉज आज के समय पे ₹200 और ₹500, ₹300 और ₹500 और ₹300 या फिर एक लमसम अमाउंट ऑफ ₹20,000 एड्स नो वैल्यू टू अ पर्सन्स लाइफ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसेस, जो भी आपके अनाज से जो रेट्स चल रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस स्कीम्स और फिर इन स्कीम्स में जो कॉस्ट है, इन स्कीम्स में जो पे आउट है उनको बढ़ाना चाहिए टू गिव अ पर्सन अ सस्टेनेबल लाइफ, अ सस्टेनेबल केयर और अ सस्टेनेबल हेल्प। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। नाउ आई थिंक जो आपका सोशल इश्यूज है दिस हैज बीन कंप्लीटेड। यस, इंफ्रा इकोनॉमी एंड इंफ्रा इज द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट इन line. So this is it. Thank you for being patient in this video. If you are there till the end, thank you for being here. And this is the end of this video, as well as the end of this topic of social issues from the Others Monthly magazine. See you in the next video. Goodbye.